Good morning, all the students of class 8 and 9. In our previous classes, we discussed all the laws of chemical combination, and today I will discuss our next topic, that is atomic mass. Now open your book and turn to page number 17. Student, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया ये स्मॉल टॉपिक भी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अटोमिक मास और अटोमिक मास यूनिट की डेफिनेशन एक्सरसाइज में पेज नंबर 39 में दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 और एक गिव रीज़न यानी पेज नंबर 39 में क्वेश्चन नंबर 10 शामिल हैं. सो लेट स्टार्ट टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एटॉमिक मास. स्टूडेंट, अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने एटम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. दैट इज़ एटम इज़ द स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल. और ये फंडामेंटल पार्टिकल, बुनियादी पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स में रिवॉल्व्स यानी चक्कर लगा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों नेग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर होता है. एटम का मास इसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करता है. एटम अपने साइज़ के लिहाज से एक बहुत छोटा पार्टिकल है, इसलिए पहले इसका वेट करना तकरीबन नामुमकिन ही समझा जाता था. फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन एटम का मास तकरीबन 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम्स है, यानी पॉइंट के बाद 23 ज़ीरो लगाइए और फिर 16736 लिखिए, डेट इज़ 0.0000 एंड देन 176, जैसे कि मैंने आपको बताया. और जाहिर है इस वक्त यानी 1961 से पहले साइंटिस्ट के लिए ये मुमकिन न था कि वो हाइड्रोजन या किसी दूसरे एलिमेंट के एक एटम को किसी बैलेंस में रखकर इसका मास मालूम कर सकें. इसका सलूशन उस वक्त के साइंटिस्ट ने ये निकाला कि किसी एलिमेंट के एटम के मास को स्टैंडर्ड मानकर दूसरे एलिमेंट का रिलेटिव मास मालूम कर लिया जाए. इसके लिए 1961 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत एक कार्बन एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मौजूद थे, एक स्टैंडर्ड मानकर इसको C12 का नाम दिया और इसके मास को 12 एटॉमिक मास यूनिट दिया. यानी उन्होंने एटम के मास को ग्राम्स की जगह एक नए यूनिट एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट किया और एटॉमिक मास यूनिट को इस तरह डिफाइन किया. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ C12 एटम. यानी एक एटॉमिक मास यूनिट C12 एटम के मास के 1/12 यानी 12वें हिस्से के बराबर है. लेकिन अब साइंटिस्ट को एक और प्रॉब्लम ये ऑब्जर्व हुई कि नेचर में एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसा मास नहीं रखते, इनका मास डिफरेंट भी हो सकता है और इसकी वजह आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, जिसकी वजह से उनका मास भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नेचर में C12 98.889% मौजूद होता है और 1.111% इसका एक दूसरा आइसोटोप C13 मौजूद होता है, जिसकी वजह से कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास 12 के बजाय 12.011 एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है. इसी बिना पर एटॉमिक मास की डेफिनेशन को अब इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. The atomic mass of an element is the average mass of natural mixture of isotopes which is compared to the mass of one atoms of C12 atomic mass unit. यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास से मुराद नेचर में पाए जाने वाले इस एलिमेंट के तमाम आइसोटोप के एवरेज मास है, जिसको C12 के एक एटम के मास से कंपेयर करके मालूम किया जाए. इस तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है और एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है. नाउ लेट कंसीडर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड फॉर दिस टर्न टू पेज नंबर 39. क्वेश्चन: द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 ब्रैकेट 75% ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोरीन 37 ब्रैकेट 25% ब्रैकेट क्लोज. Calculate the average atomic mass of chlorine.
यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास 35 जबकि वो नेचर में 75% मौजूद है और दूसरा क्लोरीन 37 जो नेचर में 25% मौजूद है। आपको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले डेटा बनाएंगे। हेडिंग डालिए डेटा, मास ऑफ क्लोरीन 35 इजिकल्स टू 35 एटॉमिक मास यूनिट। फिर इसकी परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 इजिकल्स टू 75%, दैट इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 100। अब दूसरा आइसोटोप यानी मास ऑफ क्लोरीन 37 इजिकल्स टू 37 एटॉमिक मास यूनिट। फिर इसकी भी परसेंटेज लिखेंगे, दैट इज परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 इज इक्वल्स टू 25% इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 100। अब सोल्यूशन की हेडिंग डालकर फॉर्मूला लिखिए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 एंड आंसर विल बी 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। इट मीन्स एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई दफ़ा आ चुका है, इसलिए आप अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कीजिएगा। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 39, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट टेबल इज 12.011 एटॉमिक मास यूनिट रेदर देन 12 एटॉमिक मास यूनिट, एक्सप्लेन। स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल को हम अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 में रीड करेंगे। ये एक ऐसा टेबल है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट को नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पे रखा गया है। इसमें एलिमेंट के साथ उनके एटॉमिक मास भी दिए गए हैं। नाउ अगेन टर्न टू पेज नंबर 18। वी ऑलरेडी कंसिडर दैट नेचर में कार्बन के दो आइसोटोप्स के मौजूद होने की वजह से इनका एवरेज एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास यूनिट के बजाय 12.011 एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है। That is, naturally occurring carbon is composed of 98.889% C12 and 1.111% C13. Thus, average atomic mass of carbon atom become 12.011 atomic mass unit rather than 12.00 atomic mass unit. Now our next topic is chemical formula and its type. स्टूडेंट, जिस तरह केमिस्ट अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह एक कंपाउंड को आसानी के लिए इसके केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एटम या आयन एक दूसरे से केमिकली लिंक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर एक कंपाउंड है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। इस तरह वाटर का फॉर्मूला H2O बन जाता है। इसी तरह कॉमन सॉल्ट एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और इसको सोडियम क्लोराइड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोर सिंपली हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और ये फार्मूला ना सिर्फ हमें कंपाउंड में मौजूद एटम्स बल्कि इनकी तादाद यानी नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अब हम केमिकल फार्मूला को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ फार्मूला इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स फॉर एटम्स एंड आयन दैट आर हेल्ड टुगेदर केमिकली इन ए कंपाउंड। यानी केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में केमिकली कंबाइन एटम और आयन के सिंबल्स की कॉम्बिनेशन का नाम है। अभी केमिकल फार्मूला 2 टाइप्स का हो सकता है। नंबर 1 एम्पेरिकल फार्मूला, नंबर 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ आई विल डिफाइन बोथ one by one. First, consider empirical formula. Empirical formula is a formula that gives only the relative number of each type of atom present in a molecule. Empirical formula को कैपिटल E.F से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको किसी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहा जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में मौजूद तमाम मुख्तलिफ एटम के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशो को जाहिर करता है। ये फार्मूला बाज़ कंपाउंड में एटम की असल तादाद भी जाहिर नहीं करता बल्कि उनके रिलेटिव नंबर्स
फॉर्मूलाज को बताता है। लेट कंसिडर सम सिंपल एग्जांपल्स। नंबर 1, बेंजीन। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, जो हमें बताता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और इनके दरमियान रेशियो 6:6 और 1:1 है। इस तरह बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला को हम CH लिख सकते हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि बेंजीन में 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं और उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, जिसमें 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो 6:12:6 है और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1:2:1। इस तरह ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O होगा। टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं और इनके दरमियान रेशियो 2:2 और 1:2 और सिंपली 1:1 का रेशियो मौजूद है। इस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला HO होगा। नाउ कम्स टू सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैपिटल M.F से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको किसी भी कंपाउंड का ट्रू फार्मूला भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड में मौजूद ना सिर्फ डिफरेंट टाइप के एटम्स बल्कि उनकी असल तादाद भी बताता है। सम टाइम एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, जैसे H2O कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन कंपाउंड में डिफरेंट एटम अपने सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात ये किसी कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूले का सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज 6 टाइम ऑफ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी C6H12O6 इसके एम्पेरिकल फार्मूला CH2O के 6 टाइम के बराबर है। Now we can define molecular formula, that is molecular formula indicates the actual number and types of atom present in a molecule or compound। अब हम molecular formula और empirical formula के दरमियान relationship को consider करेंगे। Mathematically हम कह सकते हैं molecular formula is equals to empirical formula multiplied by n, where n is a complete whole number, that is 1, 2, 3 and so on, and it is calculated by the formula n is equals to molecular formula weight divided by empirical formula weight। स्टूडेंट, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले में मुख्तलिफ एटम अपने सिंपलेस्ट रेशियो पे मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड CH2, अमोनिया NH3 एंड मीथेन। अब आ जाएँ होम टास्क पर। होम टास्क क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब आइंस्टाइन इक्वेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन विथ एग्जाम्पल। वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बाय बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विथ एग्जाम्पल्स। Question number 5, state law of reciprocal proportion with examples. Thank you.